हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनयू की टीच में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12 के आपको यूरोपियन टेस्ट के एग्जाम है 2020-21 की इसका पूरा सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, वो किसका हिस्टोरी का। ठीक है, तो मैं आपको इतिहास का आपका क्लास 12 का सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपके रिवीजन टेस्ट का। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 12 तक सोल्यूशन नहीं बताऊँ, क्योंकि मैं आपको ये सोल्यूशन इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं या आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इस पेपर का आपके जो है प्रश्न नंबर 13 से सोल्यूशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 तक मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है, ठीक है, तो मौर्यों ने प्रशासन के विषय ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका आदि जानकारी प्राप्त होती है। तो फर्स्ट है हमारा फॉन्ट है सम्राट। सम्राट का हमारा फॉन्ट है सिद्धार्थ ता सिद्धार्थ। ठीक है, तो इसमें हमने हेडिंग डालकर लिखा मौर्य सम्राट निरंकुश था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक तथा सेना संबंधी सभी विषयों में अंतिम सत्ता सम्राट के हाथ में थी, किंतु वह स्वेच्छाकारी न था। सम्राट प्रजा को अपने पुत्रों की भांति समझता था। हमारा सेकंड पॉइंट है मंत्री परिषद। तो एक व्यक्ति के लिए इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करना असंभव था, इसलिए सम्राट की सहायता के लिए इसलिए साम्राज्य का संचालक करना असंभव था, इसलिए सम्राट की सहायता के लिए मंत्रियों की एक समिति होती थी जो मंत्री परिषद कहलाती थी। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको जो मंत्री परिषद का पॉइंट है। एक व्यक्ति के लिए इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करना असंभव था, इसलिए सम्राट की सहायता के लिए मंत्रियों की एक समिति होती थी जो मंत्री परिषद कहलाती थी। थर्ड पॉइंट है हमारा विभागीय व्यवस्था। कौटिल्य ने भारी संख्या में अध्यक्षों का उल्लेख किया है जो विभिन्न सरकारी विभागों के अध्यक्ष होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के अधीक्षक और स्ट्रेबो द्वारा वर्णित न्यायाधीश एक ही था। तो फ्रेंड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रांतीय शासन। तो इतने बड़े साम्राज्य का प्रबंध सुचारू रूप से एक केंद्र से नहीं हो सकता था, इसलिए साम्राज्य को प्रांतों में बांटा बांटा दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हो चुका है। अब हम देख लें प्रश्न नंबर 14 का हमारा आंसर। तो पितृवंशिका का अर्थ यह है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार होना। अधिकतर राजवंश पितृवंशिका की प्रणाली का अनुसरण करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका वंश परंपरा को चलाने हेतु। तो इसमें हमने हेडिंग डाल कर देखा धर्म सूत्र के अनुसार वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं, पुत्रियां नहीं। इसी कारण सभी परिवारों में पुत्र प्राप्ति की कामना की गई है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा उत्तरा उत्तराधिकार संबंधी झगड़ों से बचने के लिए कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार में संपत्ति या उत्तराधिकार के संबंध में झगड़ा हो। राज्य परिवारों में उत्तराधिकार में राज सिंहासन भी सम्मिलित था। 600 ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ई तक यही परंपरा रही थी कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति पर पुत्रों का बराबर का अधिकार हो, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार के प्रमाण मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनका जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा 15 का उत्तर। तो भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिशिक्षाशाला बनाने के अनुदान दिया अतिथिशाला बनाने के अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने अपना ग्रंथ लिया। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रशासन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया, इसलिए ये स्तूप बना रहा है। तो इसके पीछे कुल विवेकपूर्ण निर्णयों की भूमिका है। यह भाग की
बात है ये रेल ठेकेदारों और निर्माताओं की नज़र से बचा रहा, जो ऐसी चीज़ों को यूरोपीय संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। अब इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा था। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते प्रश्न नंबर हमारा 16 का उत्तर, शहर के सबसे ऊंची। तो फ्रेंड्स ये आपका फोटो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लें। तो शहर के सबसे ऊंची स्थानों में से विशालकाय मंच होता है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार और आपका 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार आवारदार उत्कीर्ण से पड़ा था। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहारों जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा तथा नवरात्रि का महानवमी नामों से जाना जाता है कि महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि निर्मित थी सम्मिलित थी। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 18 का उत्तर। ठीक है। तो मुगल सम्राटों की धारणा थी कि परम शक्ति द्वारा उनकी नियुक्ति विशाल एवं विजातीय जनता पर शासन करने के लिए की गई थी। इस धारणा का प्रचार तथा प्रसार का एक महत्वपूर्ण उपाय उन्होंने राजवंशी इतिहास को लिखवाने के रूप में ढूंढ निकाला। मुगल सम्राटों ने अपने शासन के विवरणों के कार्य लेखन को अपने दरबारी इतिहासकारों को सौंपा। उन्होंने ये कार्य में घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। तो मुगल काल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई जो काल के इतिहास के आधार हैं। इसका संक्षिप्त विवरण निम्न है। तो फर्स्ट है हमारा तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी का लेखक बाबर था। बाबर स्वयं शिक्षित था, विद्वान था। वह अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। वह इस भाषाओं में कविता भी कर लिया करता था। तो सेकंड है हमारा हुमायूंनामा। तो इस ग्रंथ की रचना गुलबदन बेगम ने की। तो ख्वाब बंद मीर ने भी हुमायूंनामा की रचना की। इसमें हुमायूं के शासनकाल की जानकारी मिली। ठीक है। थर्ड है हमारा तारिक ए शेर शाही तथा तारिक ए दाऊदी। तो इन दो ग्रंथों से शेरशाह के शासनकाल के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। फोर्थ है हमारा तबकात ए बाबरी। तो इस ग्रंथ का लेखक शेख जेतुछीन था। इस ग्रंथ में तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का सटीक चित्रण किया गया। फाइव है हमारा अकबरनामा। तो इस ग्रंथ का लेखक अबुल फजल था। इस ग्रंथ में अबुल फजल ने अकबर की प्रशंसा के फूल बांधे हैं, जो अतिशयोक्ति की सीमाओं को भी पार कर गए हैं। अब हम देख लें फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। तो विजयनगर की शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी न्यायबर व्यवस्था थी। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था, किंतु कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। कुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि नायक कहा जाता था, किंतु कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। कुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि नायक भू सामंत थे, जिनको राजा वेतन के बदले भूमि देता था, जिससे वे अपनी सेना का खर्च चलाते थे। इसको अमरन भी कहा जाता था। भूमि का उपयोग करने के कारण इनको अमरन नायक भी कहा गया। तमिलनाडु में नायकों को सबसे अधिक नियुक्त किया जाता था। नायक भूमि की आय का एक भाग सरकारी खजाने में भी जमा करते थे। तो उसको इसी भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए सेना की भी रखनी पड़ती थी, जिसकी संख्या राजा स्वयं निश्चित करता था। नायकों को अपने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा न्याय
की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उसके क्षेत्र में कहीं चोरी हो जाती थी तो उसकी क्षतिपूर्ति भी उसे करनी पड़ती थी। फ्रेंड्स, इसका अब हम देख लेंगे प्रश्न नंबर हमारा 20 का उत्तर। तो जो राजकीय केंद्र होता था वही शाही केंद्र कहलाता है। शाही केंद्र शब्द का शहर के एक विशेष भाग के लिए प्रयोग किया जाता था। शाही केंद्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आपका फर्स्ट पॉइंट है राजा का भवन या महल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साफ साफ है ये बिल्कुल फोटो। सेकेंड है आपका सभा मंडल, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसके बाद आ जाता है हमारा महानवमी डिब्बा, ठीक है, तो मैं आपको इसको बोलकर बता देता हूँ, आप इसका आंसर, ठीक है, तो फोटो ये साफ नहीं। शाही केंद्र पर एक महानवमी डिब्बा भी होता था। महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है जिसका निर्माण शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर किया गया था। अब हमारा अस्तबल, तो इतिहासकारों ने जो चित्र प्रस्तुत किया उसमें अस्तबल भी महत्वपूर्ण है। अस्तबल हाथियों के रहने का स्थान होता था जो कमल महल के समीप था। मंदिर, तो मंदिर शाही केंद्र के आसपास 60 से अधिक मंदिर थे। मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों की नीति थी। अब हमारा है प्रश्न नंबर 21 का उत्तर। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलें आप इसका। तो फ्रेंड्स, अब हम जो मैंने आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर नहीं बताता, ठीक है, तो आप अब प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देख सकते हैं आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये डायग्राम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये पूरा भारत का आपका मैप है, ठीक है, तो कुछ भारत का आपका मैप है, ठीक है, जिसमें आपको मथुरा दिया है, काशी दिया है, ठीक है, आपका मथुरा है, काशी है, ठीक है, अवंती है आपका, यहाँ पर आपका मगध है, ठीक है। तो आपको ये आपके क्लास 12 इतिहास का पूरा पेपर का सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अब इस वीडियो को आपको फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।